यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस लेक्चर को हाइप करना न भूलें। तो आज के इस गहराई से अध्ययन यानी डीप डाइव में चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, बताइए। मान लीजिए कि किसी इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे भारत के किसी अनजान जंगल में ड्रॉप कर दिया जाए। और जब उसकी पट्टी खोली जाए तो वो सिर्फ अपने आसपास के पेड़ों के पत्तों को देखकर ये बता दे कि उस इलाके में साल भर में कितने सेंटीमीटर बारिश होती है या वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। अरे वाह, ये तो है ना? सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है। हाँ। लेकिन असल में ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक एल्गोरिदम है। बिल्कुल, मतलब प्रकृति के पास अपना खुद का एक सर्वाइवल ब्लूप्रिंट होता है। जहां पानी है वहां वो अलग तरह के पेड़ उगाती है और जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है वहां वो पत्तों को ही कांटों में बदल देती है। सही बात है। तो आज हम इसी विज्ञान को गहराई से डिकोड करने वाले हैं कि कैसे भारत की प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन पूरी तरह से एक तय पैटर्न और लॉजिक पर काम करती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि केरल में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती और राजस्थान में मीलों तक सिर्फ कांटीली झाड़ियां नजर आती हैं। एकदम सही, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो चलिए इस रिकॉर्डिंग की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। चलिए पेज 1 से शुरुआत करते हैं हमारे नोट्स के। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल, जब हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं तो इसका तकनीकी मतलब क्या होता है? क्योंकि पेड़ तो हम पार्कों में और अपने घरों के गमलों में भी लगाते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा ही यही है कि इसमें वे पौधे और पेड़ शामिल होते हैं जो बिना किसी मानवीय सहायता के पनपते हैं। अच्छा, मतलब उनके उगने में इंसानों का न तो कोई परोक्ष यानी इनडायरेक्ट हाथ होता है और न ही प्रत्यक्ष। ओके, तो वो खुद ब खुद उगते हैं। हाँ, वे अपने आकार, अपनी संरचना और अपनी पानी की जरूरतों को वहां के प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार खुद ब खुद घाल लेते हैं। तो ये पर्यावरण तय कैसे होता है? मतलब कौन से ऐसे रिमोट कंट्रोल हैं जो किसी जंगल का रूप तय करते हैं? मुख्य रूप से 5 बड़े कारक हैं जो इस रिमोट कंट्रोल का काम करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वर्षा यानी रेनफॉल। बारिश। दूसरा है वहां का तापमान। तीसरा है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ओके। चौथा कारक है मिट्टी का प्रकार और 5वां है समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ वहां की भूगर्भिक संरचना। यहाँ मैं एक पॉइंट को थोड़ा आसान करना चाहूंगी। जी। इनमें एक शब्द आया आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। जी। इसका सीधा सा मतलब हवा में मौजूद पानी की नमी से है। हाँ। जैसे गर्मियों में जब पसीना नहीं सूखता तो हम कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी बहुत है ना? हाँ, एग्जैक्टली। जिस हवा में नमी ज्यादा होगी वहां के पेड़ भी उसी के अनुसार खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे। एकदम सटीक। हवा की नमी और जमीन पर गिरने वाली बारिश, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि वनस्पति कैसी होगी। और इन्हीं 5 कारकों के आधार पर भारत के वनों को मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, कटीले वन, वेलांचली व अनूप वन और अंत में पर्वतीय वन। परफेक्ट। तो पेज 1 तो क्लियर हो गया। अब हम पेज 2 के मैप पर आते हैं। हाँ, मैप को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत के नक्शे को अपने दिमाग में विजुअलाइज करें तो ये पानी और नमी का वितरण एकदम साफ दिखाई देता है। मैप देखकर साफ लग रहा है कि जहां जैसी बारिश वहां वैसा जंगल। बिल्कुल। जैसे पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, जो मैप में हरे रंग का क्षेत्र दिख रहा है, वो भारत के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं। इसलिए वहां सदाबहार वन मिलते हैं। सही कहा। फिर मध्य और पूर्वी भारत का जो विशाल हिस्सा है जहां मानसूनी बारिश होती है, वहां आपको पर्णपाती वन फैले हुए दिखेंगे। और राजस्थान और गुजरात की तरफ जाते ही वहां नमी लगभग गायब हो जाती है, तो वहां कंटीले वन आ जाते हैं। लॉजिकल है। और मैप में जो तटीय इलाके हैं और जहां नदियां समुद्र से मिलकर डेल्टा बनाती हैं, वहां वेलांचली या स्वैम्प वन पनपते हैं। और आखिरी में हिमालय की पूरी बेल्ट में ऊंचाई के कारण पर्वतीय वन मौजूद हैं। तो ये मैप वाला हिस्सा भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। चलिए अब अगले पेज यानी पेज 3 को समझते हैं। सबसे घने जंगलों से शुरू करते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, जिन्हें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। हाँ, इनके बनने के पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इन वनों को पनपने के लिए 3 एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होती हैं।
पहला, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। बाप रे, 200 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा नमी वाला इलाका होता है, हॉट एंड हाईली मॉइस्ट। बिल्कुल। अगर हम भारत में इन्हें ढूंढें तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये वन मिलते हैं। मैंने इन जंगलों के बारे में पढ़ा है कि ये इतने सघन और ऊंचे होते हैं कि इनमें एक थिक कैनोपी यानी सघन छत्र बन जाता है। हाँ, थिक कैनोपी। डायग्राम में भी साफ दिख रहा है। इसका मतलब है कि पेड़ों के पत्ते और शाखाएं ऊपर आसमान में आपस में इतनी बुरी तरह उलझ जाते हैं कि वो एक मोटी छत बना लेते हैं। एकदम सही। और इसका नतीजा क्या होता है पता है? नीचे जमीन तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। ओह, तो नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। हाँ, इन जंगलों के निचले हिस्से को जिसे अंडरस्टोरी या अधोस्तर कहते हैं, वहाँ दिन में भी एक अजीब सा अंधेरा और भारी नमी रहती है। वहाँ सिर्फ वही छोटे पौधे पनप पाते हैं जिन्हें बहुत कम रोशनी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। हम इन्हें सदाबहार यानी हमेशा हरे रहने वाले वन कहते हैं। जी, तो क्या इन पेड़ों के पत्ते कभी झड़ते ही नहीं है? क्या ये अमर होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प भ्रांति है, मतलब एक बहुत बड़ा मिथ। अच्छा। पत्ते तो दुनिया के हर पेड़ के गिरते हैं क्योंकि पत्तों की एक लाइफ साइकिल होती है, लेकिन इनके हमेशा हरे दिखने के पीछे एक बहुत ही स्मार्ट लॉजिक है। वो क्या? इन जंगलों में हजारों अलग अलग प्रजातियों के पेड़ एक साथ होते हैं और हर प्रजाति के पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है। अच्छा। मान लीजिए किसी एक प्रजाति के पेड़ ने जनवरी में अपने पत्ते गिराए, तो बाकी प्रजातियों के पेड़ उस समय हरे भरे रहते हैं। कोई अप्रैल में पत्ते गिराता है तो कोई सितंबर में, तो इसलिए पूरा जंगल एक साथ कभी भी बिना पत्तों के नहीं होता। बिल्कुल, जंगल हमेशा भरा भरा दिखता है। क्या बात है। मतलब जैसे किसी शहर में अलग अलग शिफ्ट में लोग काम करते हैं तो शहर कभी सोता हुआ नहीं दिखता, वैसे ही यहाँ अलग अलग शिफ्ट में पत्ते गिरते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो इनमें मुख्य रूप से कौन से पेड़ आते हैं? सदाबहार वनों के सबसे प्रमुख वृक्षों में सिनकोना, रबड़, महोगनी और इबोनी यानी आबनूस शामिल हैं। ये बहुत ही ऊंचे और कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। और अर्ध सदाबहार क्या होते हैं? अर्ध सदाबहार यानी सेमी एवरग्रीन। जिन इलाकों में बारिश 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है, वहां ये वन मिलते हैं। इनमें सिडार, होलॉक और कैल जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमने सदाबहार कवर कर लिया। अब हम पेज 4 पर हैं। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां साल भर बारिश नहीं होती। हमारे यहाँ एक खास मौसम आता है, मानसून। बिल्कुल। तो उन इलाकों के जंगल कैसे होते हैं? तो ये सबसे ज्यादा फैले हुए यानी मोस्ट वाइड स्प्रेड वन है। ये उन विशाल क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां साल भर में बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। पर्णपाती, जिसे अंग्रेजी में डिसिड्यूज कहते हैं, इसका मतलब है वो पेड़ जो ड्राई सीजन में पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। एकदम सही। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकते हैं। जैसे जब हमारी आमदनी कम हो जाती है या कोई आर्थिक तंगी आती है तो हम अपने फालतू खर्चे एकदम से कम कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो पेड़ों के लिए पानी ही उनकी करेंसी है। जब बारिश का मौसम चला जाता है और जमीन सूखने लगती है तो पेड़ पत्तियां गिराकर पानी का खर्च बचा लेते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। विज्ञान की भाषा में इसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन। पेड़ अपनी जड़ों से जो पानी खींचता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पत्तियों के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। तो जब जमीन में ही पानी कम है तो पेड़ अपनी पत्तियां गिराकर खुद को बचा लेता है। तो क्या ये पर्णपाती वन भी सब जगह एक जैसे होते हैं? नहीं, पानी की उपलब्धता के आधार पर इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। अभी हम पहले हिस्से की बात करेंगे जो है आर्द्र पर्णपाती वन या मॉइस्ट डेसिडुअस। ये कहाँ मिलते हैं? ये वहां मिलते हैं जहां बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद। गिरिपाद मतलब फुट हिल्स। हाँ, पहाड़ों के एकदम निचले हिस्से। हाँ, फुट हिल्स। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इन जंगलों में मुख्य रूप से कौन से पेड़ मिलते हैं? इनमें जो पेड़ मिलते हैं वे आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे साल, सागवान जिसे हम टीक भी कहते हैं। इसके अलावा बांस, शीशम, महुआ, शहतूत, कुसुम और चंदन। ओके, तो ये सब आर्द्र पर्णपाती वनों के हिस्से हैं। चलिए पेज 5 के फ्लो चार्ट को डिकोड करते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न शुरू होता है। जी। जैसे जैसे बारिश कम होती जाती है, जंगलों का रूप कैसे बदलता है।
अगर हम 200 सेंटीमीटर से घटते हुए क्रम में देखें तो क्या होगा? ये एक शानदार लॉजिकल प्रोग्रेशन है। देखिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले इलाकों में हमने देखे सदाबहार वन। ठीक है। फिर 100 से 200 सेंटीमीटर वाली बारिश में हमने देखे आर्द्र पर्णपाती वन। अब जब बारिश और कम होकर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच रह जाती है तो वे शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडुअस बन जाते हैं। और ये शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं? ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उन हिस्सों में और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में मिलते हैं जहां बारिश कम होती है। अच्छा। जैसे ही शुष्क ऋतु शुरू होती है, ये पेड़ पूरी तरह से अपने पत्ते गिरा देते हैं और जंगल एकदम नंगे पेड़ों का समूह बन जाता है। और इनमें कौन से वृक्ष होते हैं? इनकी मुख्य वृक्षों में अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, अमलतास, खैर, पीपल, नीम और साल शामिल हैं। तेंदू पत्ता तो बीड़ी बनाने के काम आता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। एनीवे, इस क्रम को देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है। 70 सेंटीमीटर तक तो समझ आ गया कि पत्ते गिरा दिए, लेकिन जब बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, जैसे 30 या 40 सेंटीमीटर, तब आखिर क्या होता है? वहां पेड़ सरवाइव कैसे करते हैं? यही प्रकृति अपना सबसे एक्सट्रीम सर्वाइवल मैकेनिज्म दिखाती है। जब पानी की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है तो सिर्फ पत्तियां गिराना काफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब पत्तियां दोबारा आएंगी तो फिर से पानी का नुकसान होगा। इसलिए इवोल्यूशन के दौरान प्रकृति इन पेड़ों की पत्तियों को ही कांटों में बदल देती है। मतलब कांटे असल में मॉडिफाइड पत्तियां ही हैं? बिल्कुल। कांटों का सरफेस एरिया यानी सतह बहुत कम होती है, इसलिए धूप पड़ने पर उनसे पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता। ये कटीले वनों या फॉन फॉरेस्ट का मास्टर स्ट्रोक है। वाह। इसके साथ ही पानी की तलाश में इन पेड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। और ये जाहिर तौर पर हमारे देश के सबसे सूखे इलाकों में मिलते होंगे? सही कहा। ये वन भारत के उत्तर पश्चिमी भागों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ आपको अकेशिया, खजूर जिसे पाम भी कहते हैं, यूफोर्बिया, बबूल, बेर और नागफनी यानी कैक्टस देखने को मिलेंगे। तो हमने बारिश के सारे अलग अलग लेवल देख लिए। हाँ। अब हम पेज 6 पर हैं। जी। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के इकोसिस्टम की, वेलांचली व अनूप वन भाग 1, जो कि वेटलैंड इकोलॉजी या आर्द्र भूमि का हिस्सा है। ये नाम थोड़े भारी हैं, इनका असल मतलब क्या है? देखिए, वेलांचली का मतलब है कोस्टल या तटीय इलाके जहां जमीन और समुद्र मिलते हैं। ओके। और अनूप का मतलब है दलदली भूमि या स्वाम्प। ये वन उन इलाकों में विकसित होते हैं जहां जमीन हमेशा पानी से भीगी रहती है या जहां नदियों का मीठा पानी और समुद्र का खारा यानी लवणीय पानी आपस में टकराते हैं। भारत में ऐसी आर्द्र भूमियों के 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मैप के अनुसार इन 8 पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। ये कहाँ हैं? दक्षिण से शुरू करें तो पहला है दक्कन पठार के जलाशय, दूसरा राजस्थान और गुजरात की लवणीय जल वाली भूमि यानी जहां का पानी नेचुरली खारा है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है गुजरात के पूर्व से लेकर राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश तक का इलाका। चौथा है पूर्वी तट पर स्थित डेल्टाई आर्द्र भूमि जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चिल्का झील है। चिल्का झील तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा बाकी 4 कौन से क्षेत्र हैं? 5वें नंबर पर आते हैं गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र। छठा है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान जहां नदी हर साल बहुत सारा पानी और मिट्टी लाती है। 7वां है कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ी झीलें और 8वां सबसे खास है अंडमान निकोबार के मैंग्रोव वन। तो अब हम पेज 7 पर आ गए हैं, मैंग्रोव वन भाग 2। बिल्कुल। पेज 7 की तस्वीर बहुत दिलचस्प है, जहां पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी हैं। मैंग्रोव वनों की जब भी बात आती है तो मेरे दिमाग में वो तस्वीरें आ जाती हैं जहां पेड़ों की जड़ें दलदल में फंसी हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर हम किसी नॉर्मल पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे दें तो उसकी जड़ें गल जाती हैं और पौधा मर जाता है, तो मैंग्रोव इतने खारे और दलदली पानी में जिंदा कैसे रहते हैं? मैंग्रोव वन सच में प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये खारे पानी या सॉल्ट वाटर में जीवित रहते हैं। लेकिन कैसे? होता क्या है कि दलदल वाली मिट्टी में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, तो सांस लेने के लिए मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाकर पानी और कीचड़ से बाहर ऊपर की तरफ निकल आती हैं। अरे वाह, जड़ें ऊपर आ जाती हैं। हाँ, इन्हें न्यूमैटोफोर या श्वसन मूल कहते हैं,
ये एक तरह से स्नॉर्कल ट्यूब की तरह काम करते हैं, जिससे पेड़ हवा से सीधे ऑक्सीजन लेते हैं। माइंड ब्लोइंग। और खारे पानी से बचने के लिए इनकी जड़ों में एक खास फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो नमक को बाहर ही रोक देता है। एकदम हाईटेक पेड़ है ये तो। और भारत में ये मैंग्रोव कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं? इनका वितरण मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा वाले भागों में भी ये घने रूप में मिलते हैं। इसी बात से एक बहुत ही रोचक तथ्य जुड़ता है। पश्चिम बंगाल का जो मशहूर सुंदरबन डेल्टा है, उसे सुंदरबन कहते इसलिए क्योंकि वहाँ सुंदरी वृक्ष बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। सुंदरी वृक्ष एक तरह का मैंग्रोव ही है। तो हमने समुद्र तटों और मैदानों की बात कर ली। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं। पेज 8 पर पर्वतीय वन भाग 1 यानी हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट्स। जी, वहां तो बारिश से ज्यादा कुछ और ही इम्पैक्ट डालता होगा। बिल्कुल। पहाड़ों पर वनस्पति का पैटर्न पूरी तरह से ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड पर निर्भर करता है। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान गिरता है, ठंड बढ़ती है। हाँ, पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने का असर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जा रहे हों। इसलिए पर्वतीय वनों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। ये कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं और इनमें कौन से पेड़ आते हैं? ये शुरुआत की ऊंचाइयों पर होते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले वन आते हैं, जैसे केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में आपको पूंजपार और दालचीनी मिलेगी। और उत्तर भारत में? पूर्वी हिमालय की तरफ जाएं तो वहां ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं। इसी सब ट्रॉपिकल रेंज में पाइन वन भी आते हैं, जो शिवालिक में चीड़ और ओक के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा एक हिस्सा शुष्क सदाबहार का भी है, जो 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। ओके, चलिए अब अगले पेज यानी पेज 9 को समझते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन यानी मॉन्टेन टेम्परेट फॉरेस्ट्स। बिल्कुल। जब हम 1000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो इन्हें वहां होने वाली वर्षा के आधार पर 3 उपभागों में बांटा गया है, वेट, मॉइस्ट और ड्राई। तो पहले वेट यानी आर्द्र शीतोष्ण वनों की बात करते हैं। हाँ, आर्द्र शीतोष्ण वन 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। उत्तर भारत में यहाँ शंकुधारी वृक्ष यानी कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं और दक्षिण भारत में ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नम शीतोष्ण यानी मॉइस्ट टेम्परेट कहाँ मिलते हैं? नम शीतोष्ण वन पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं, जहां ओक और अखरोट के पेड़ होते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में भारी बारिश के कारण घरी वनस्पति जैसे फर्न और बांस मिलते हैं। और तीसरा शुष्क यानी ड्राई शीतोष्ण वन। ये किन्नौर और सिक्किम के उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश कम होती है। यहाँ आपको देवदार, चिलगोजा और मेपल के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया पेज 9। अब पेज 10 पर हम एक्सट्रीम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन। जी, ये बहुत ऊंचाई वाले जंगल हैं। तो उप अल्पाइन यानी सब अल्पाइन वन कहाँ और कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 1900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। बाप रे, इतनी ऊंचाई? हाँ, और यहाँ जुनिपर, विलो और भोजपत्र जिसे बर्च कहते हैं वो मिलते हैं। भोजपत्र तो वही पेड़ है ना जिसकी छाल पर पुराने जमाने में ग्रंथ लिखे जाते थे? बिल्कुल वही। और अल्पाइन वन? अल्पाइन वन और भी ऊपर 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर तो भयंकर बर्फबारी होती है। वहाँ बड़े पेड़ कैसे सरवाइव करते हैं? वहाँ बड़े पेड़ सरवाइव कर ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, इतनी ऊंचाई पर मिट्टी हमेशा जमी रहती है बर्फ के कारण, तो पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई तक जा ही नहीं सकती। तो फिर वहाँ उगता क्या है? जो नम यानी मॉइस्ट अल्पाइन है, वहां सिर्फ छोटी झाड़ियां, काइनी मॉस और फर्न ही उग पाते हैं, जबकि शुष्क अल्पाइन में मधुमालती या हनीसकल जैसी वनस्पतियां मिलती हैं। ये पूरा सिस्टम वाकई एक परफेक्ट इंजीनियरिंग की तरह है। अब तक हमने जंगलों की सारी थ्योरी समझ ली। अब हम पेज 11 पर हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यानी ISFR 2023 डेटा। ये बहुत क्रूशियल सेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन है, तो मुझे लगता है कि शायद सदाबहार वन सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल देश हैं। और यहीं पर परीक्षाओं में अक्सर छात्र गलती कर बैठते हैं। अगर हम ISFR 2023 के इस टेबल को डिकोड करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
यानी ड्राई डिसिड्यूअस फॉरेस्ट्स। वेट रियली? हाँ, ये अकेले भारत के कुल वन क्षेत्र का 43.85% हिस्सा कवर करते हैं। कमाल है। मतलब वो पेड़ जो सूखे मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं वो लगभग 44% हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हैं आर्द्र पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट डेसिडुअस, जो 20.82% हैं। मतलब अगर आप इन दोनों पर्णपाती वनों को मिला दें तो ये दोनों मिलाकर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। बिल्कुल, 64% से भी ज्यादा। ये डेटा वाकई आंखें खोलने वाला है। अब पेज 12 पर कुछ क्विक रिवीजन फैक्ट्स है। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य भाग 1। हाँ, ये फैक्ट्स सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे देवदार के बारे में क्या खास है? देवदार 800 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्षों में से एक है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है? देवदार, सागौन और साल, इन तीनों का व्यापारिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन में इनकी लकड़ी बहुत काम आती है। एक और बहुत ही खूबसूरत पेड़ का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे आम भाषा में हम पलाश या ढाक कहते हैं। इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। बिल्कुल। बसंत के मौसम में जब इसमें लाल नारंगी फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, यानी स्टेट फ्लावर भी है। सही कहा। और सूखे इलाकों की बात करें तो खेजरी वृक्ष का नाम आता है। इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। मरुस्थल का राजा क्यों? क्योंकि ये कम पानी और ज्यादा गर्मी में भी आसानी से सह सकता है और हरा भरा रहता है। और अंत में हम आखिरी पेज 13 पर है, महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य भाग 2। पहाड़ों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है चीड़ और लीसा। हाँ, लीसा, जिसे अंग्रेजी में रेजिन कहते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकलता है। इससे क्या बनता है? इससे पारपीन का तेल यानी कि टर्पेंटाइन और साबुन बनता है। सबसे बड़ी बात, ये उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत प्रमुख साधन है। और आखिरी पॉइंट महोगनी के बारे में। महोगनी वैसे तो हमारे सदाबहार वनों का हिस्सा है, लेकिन ये मूलतः अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। तो हमने मैप और ISFR डेटा सहित पूरे 13 पेजों के कॉन्सेप्ट्स को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। बिल्कुल। अगर मैं इसे बहुत ही संक्षेप में कहूं तो आज हमने देखा कि कैसे बारिश का 1-1 सेंटीमीटर और पहाड़ का 1-1 मीटर पेड़ों का प्रकार बदल देता है। प्रकृति ने सब कुछ बहुत बारीकी से सेट किया हुआ है। शुरुआत में हमने बात की थी कि प्रकृति कैसे तय करती है कि कहाँ सदाबहार जंगल होंगे और कहाँ कटीली झाड़ियां। सब कुछ एक कैलकुलेशन पे टिका है। लेकिन इसी कैलकुलेशन से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और सोचने लायक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। जी। हमने देखा कि ISFR रिपोर्ट के अनुसार शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डिसिड्यूअस भारत में सबसे अधिक लगभग 44% है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी बारिश का पैटर्न और कम हो गया तो क्या ये पर्णपाती वन धीरे धीरे कांटीले वनों यानी थॉर्न फॉरेस्ट्स में नहीं बदल जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिए।